हाँ बच्चों, तो देखो हम लोग पास वक्त बहुत कम बचा है। जितनी साल भर पढ़ाई करनी थी आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है। अब जो है चंद दिन बचे हुए हैं। चंद दिन में आप जो पूरे साल भर में आपने पढ़ाई नहीं किया तो चंद दिनों में बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अब जितना मैक्सिमम हो सके आप रिवीजन करिए। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भूलने के चांसेस जो आपका तैयार है उसके भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जितना तैयार है वो आपको बिल्कुल भूलने न पाए और वो एकदम परफेक्ट रहे, पक्का रहे, ताकि उसमें से आने हुए आए क्वेश्चन तो आपसे जाने ना पाए, यानी गलत ना होने पाए। तो उसके लिए हम लोगों को रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलते हैं देवियों सज्जनों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम आपको रिवीजन कराते हैं। इससे पहले हम आपको रिवीजन करा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह का। अब हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और क्वेश्चन आते हैं और बनने की भी संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए हम लोग एक रिवीजन इसका डालते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज देखिए, करंट से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I = dq by dt। पूरे फिजिक्स में जहां के रेट निकालना होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। I = dq by dt। I एवरेज अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा q by डेल्टा t। इससे I एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसकी ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट जो होती है यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखिए कूलम पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा कूलम पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी 1 कूलम पर सेकंड। ये इक्वल टू होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के इक्वल टू होता है। एक इसकी सीजीएस यूनिट होती है ईएमयू कहलाता है, या 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1/10 बायोट कहलाता है। बायोट या 1/10 बाई के बराबर भी होता है। ये इसकी एक यूनिट, यानी एक इसकी यूनिट क्या होती है, ये यूनिट बाई कहलाती है। बाई बोलते हैं इसको। ये इसकी यूनिट निकल के आ जाती है करंट की। करंट जो है करंट जो है जो हम लोग दो टाइप करंट होगा। एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो, एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो तो रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है, रेक्टिफायर की। डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करना हो तो इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। घरों में देखा होगा जितने अप्लायंसेज हैं सब ये हमारे एसी के हैं। पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, जो भी है ये सब एसी पे चलते हैं। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर लगाया जाता है। बैटरी डीसी होती है और डीसी जो बैटरी के करंट को एसी में कन्वर्ट करके दे देता है, इसलिए इन्वर्टर लगाते हैं। ठीक है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। एसी को डीसी में ले जाएंगे तो रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, करंट जो फ्लो होती है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से करंट डिसाइड होती है। इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं। चार्ज कैरियर्स जो होंगे, नंबर 1 कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होगा, कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के अंदर जो होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर जो हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होता है। तीसरे नंबर पे जो है इलेक्ट्रोलाइट में जो होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में जो है इसमें आ जाएगा आयंस आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में इसमें क्या हो जाएगा, आयंस होते हैं। ये चार्ज कैरियर होता है। करंट के इफेक्ट जो होता है 3 इफेक्ट होते हैं करंट के। करंट इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में ये है करंट कहीं पास करते हैं तो हीट जनरेट होती है, जैसे हीटर है, गीजर है, इन सब चीजों में क्या होगा, थर्मल इफेक्ट आएगा। दूसरा, अगर करंट कहीं पास करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। और स्टेट का कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक। तीसरे नंबर पर केमिकल इफेक्ट। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट को पास करेंगे तो वहां पर वो डिसोसिएट हो जाता है इसमें, केमिकल इफेक्ट। ठीक, ये 3 इफेक्ट हो गए। 3 चार्ज कैरियर्स हो गए, 3 इफेक्ट हो गए। ठीक, जब अब इसके बाद जो है इसके अंदर एक टर्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो जब भी किसी भी कंडक्टर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। वो जो पर्टिकुलर स्पीड होती है वो उनकी कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। ठीक है,
करंट का जो कंजम्पशन ये डायरेक्शन देने का जो कन्वेंशन तरीका है, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ले लिए, और निगेटिव और अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है, या इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन के लिए जिधर इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उसके अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्शन हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट निकाले जाएगा, जैसे ये कंडक्टर है मान लेते हैं, यहाँ पर इसके प्लस अप्लाई कर दिए, यहाँ पर माइनस ये दे दिए, इसके लेंथ वगैरह L है, ठीक। तो इसमें करंट इधर जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट स्पीड से Vd से इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर करंट जाएगा I = N × A × Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वालों, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भाई एरिया वाला जो है इस एरिया पे इंटर होते चले जा रहे हैं और ये इतना आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया करंट किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होगी, करंट दिया है इसका मैग्नीट्यूड NeAVd, उसका इसके अंदर एक टर्म आएगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी, और इसके डायरेक्शन जो होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यूं के लिए प्लस से माइनस की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, और J इक्वल टू हो जाएगा I/एरिया होता है, I/एरिया, यूनिट हो जाएगी इसकी करंट, ये हो जाएगा करंट पर, ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट तो है ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और एरिया भी वेक्टर होता है, I = J डॉट ds भी लिख सकते हैं, या इसको dA कर दिए, यहाँ पर dA एरिया हो जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी निकल के आता है। J = यहाँ पर I रिप्लेस पर NeAVd रख देंगे, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो J = आ जाएगा Ne × Vd, ये आ जाएगा करंट डेंसिटी, ये इतना आ गया, ठीक। ये आपको करंट डेंसिटी बता दिया। करंट डेंसिटी के बाद जो है, अब इसमें देखिए, अब करंट अगर हमको और कहीं निकालना हो, करंट जैसे मैंने आप कंडक्टर के अंदर बता दिए, करंट कैलकुलेट करना हो, करंट आपने कंडक्टर के अंदर I = NeAVd निकाल दिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा, तो यहाँ पे अगर करंट निकालना हो, जैसे यहाँ पर करंट हमको चाहिए, कोई ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, अगर ये ऐसे घूम रहा होगा सर्कल में, इसके रेडियस r दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, I = क्या हो जाएगा Q के प्लेस पर जो भी रखना हो N × E रखिए, T के प्लेस पर, यहाँ पर अगर इसके ओमेगा पता है, ओमेगा = होता है यहाँ पर 2π/T होता है, 2π/T, इससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, या इसको लिख सकते हैं टाइम जो लगेगा पूरी रेडियस r, इसके रेडियस r, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr × v × t, यहाँ से t = निकल जाएगा 2πr/v, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr/v, ये हो जाएगा NeV/2πr, एक करंट ऐसे निकाल सकते हैं, या यहाँ पर I अब यहाँ पर V/R, V = होता है R × ओमेगा होता है, V = R × ओमेगा, ओमेगा = जाएगा V/R, यानी अगर इसके टर्म में दिया हो Ne × ओमेगा/2π भी लिख सकते हैं, या और I = हमने बताया Q/T होता है, Q के प्लेस पर N × E डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2π/ओमेगा रखेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा Ne ओमेगा/2π, वही चीज आ गई ना, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे टाइम पूरा सर्कमफ्रेंस ये डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके, या ओमेगा = 2π/T होता है, तो यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर करंट निकालना होगा तो इसके अंदर करंट आ जाएगी। डायरेक्ट भी आपको कभी-कभी ऐसे केवल प्रॉब्लम भी बना दिया जाता है, इस पे ये इतना ऑप्शन लिखा रहता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे निकलवाए, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से नीट का आने वाला है
उसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत ये नहीं है कि आप बहुत सारे पेपर इजी रहेगा लास्ट ईयर के मुकाबले में, जैसे लास्ट ईयर पेपर आया था उसी तरीके से इसके लिए आपको हर चैप्टर के फार्मूले एटलीस्ट अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग में तैयार है। हो सकता है डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया इतना, करंट डेंसिटी बता दिया, करंट बता दिया। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टर्म आएगा रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का काम होता है रुकावट को पैदा करना, वो कोई जरूरी नहीं है करंट ही हो, कहीं भी हो, लाइफ में भी हो, कहीं भी कोई भी चीज होता है। करंट रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म है, करंट रेजिस्टेंस की जनरल मीनिंग होता है रुकावट को पैदा करना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, यहाँ पर किस में रुकावट पैदा करेगा, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो करंट के फ्लो होने में यहाँ पर रुकावट पैदा करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, opposition flow of current या obstruction in flow of current is known as resistance। करंट के फ्लो में जो चीज रुकावट पैदा होगी करेगी वही चीज यहाँ का रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पर इसमें एक आता है ओम्स लॉ आएगा, ओम्स लॉ। ओम्स का ये कहना है कि अगर सब चीजें कांस्टेंट रखे जाए, ओम्स का ये कहना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर अगर ये कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, फिजिकल डायमेंशन मतलब उसका लेंथ, विड्थ, रेडियस वगैरह ये चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, इनका ये कहना है V प्रोपोर्शनल I हो जाता है। यानी इस प्रोपोर्शनल साइन को जैसे हटाएंगे एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यही कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, जो R = V/I। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे करंट बढ़ता रहेगा, ये जितना ये बढ़ेगा उससे रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा ताकि ये टर्म हमेशा कांस्टेंट बना रहे। यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट आ जाएगी। और दूसरे नंबर पर इसका जो है शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओम कहलाएगा, ये ओम। इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंबल भी इसका ये होता है R = V/I। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V और I के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, V इधर I इस तरफ, ये ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा देखा जाए, ये अगर इस तरीके से रहेगा, I इधर है और V इस तरफ है, और यहाँ पर अगर ये थीटा देख लें, जब तक थीटा नहीं चेंज होगा तब तक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। R = कितना हो जाएगा, डेल्टा V/डेल्टा I, ये इक्वल हो जाएगा tan थीटा के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। यानी R = कितना आ गया, tan थीटा। V और I के बीच में बशर्ते V ऊपर हो I नीचे हो, यानी x एक्सिस पे, तो इनके बीच में ग्राफ निकालेंगे तो ये R की वैल्यू निकालना होगा tan थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो यहाँ पर ये ग्राफ V इधर दे रखा है, I इधर दे रखा है और ये इतना एंगल दे रखा हो 30 डिग्री, आपसे बोले रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan 30 ये जाएगा, यानी 1/√3 ये आ जाएगा इनटू इतना ओम निकल करके आ जाएगा। ठीक, इससे बोलते हैं ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ के अंदर अगर मान लो ये ग्राफ कांस्टेंट ना हो, या ओम्स लॉ जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, तो अगर कोई कंडक्टर ओमिक कंडक्टर होगा तो वो ओम्स लॉ के फॉलो करेगा, यानी V और I के बीच में ग्राफ अगर निकालेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। अब ओमिक कंडक्टर जितने भी आपके कंडक्टर हैं सब ओमिक कंडक्टर के अंदर आ जाते हैं। और अगर मान लो वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो वो कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी V और I के बीच में ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, एक कर्व टाइप का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ अगर हमको किसी पॉइंट पर अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो यहाँ पर थीटा ये R = हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, जो कि आ जाएगा dV/dy आ जाएगा। यहाँ पर थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा वेरी कर रहा है, इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, डायनामिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी वेरी कर रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वेरी करता जाएगा। तो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उसका एग्जांपल होगा टॉर्च बल्ब हो जाएगा, डायोड बल्ब हो जाएगा, ट्रायोड बल्ब हो जाएगा, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने आप इसमें बताया टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए। ओम्स ने क्या बताया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, यानी टेम्परेचर और फिजिकल डायमेंशन यानी दोनों से रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो कांस्टेंट अगर है, अगर टेम्परेचर मान लो वेरी कर जाएगा तो RT = R0 1 + अल्फा × डेल्टा T, यहाँ पर ये आ जाएगा R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ जाएगा, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, RT T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा, आप जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस ये कह रहा है,
ठीक है। अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट टर्म आएगा, अब हमने आपको बताया फिजिकल डायमेंशन कांस्टेंट है, तो फिजिकल डायमेंशन पर बेस्ड यानी इससे वेरी करेगा। उससे पहले हमको एक चीज और समझना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी। इसमें एक टर्म आएगा और निकल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जी से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यूनिट इसके भी हमने आपको ओम बताया, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स, या ऐसे ओ लिख देंगे या एम एच ओ लिख देंगे या साइमन लिख देंगे, इसकी यूनिट निकल करके ये आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बाद इसमें एक टर्म आएगा रेजिस्टिविटी, ये उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टिविटी, इसका एक नाम तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जो हो जाएगा ये रो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का रेशियो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का रेशियो निकल के आ जाएगा, ये कहलाता है रेजिस्टिविटी कहलाता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ये जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज होगा तो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदलेगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा तो उसका चाहे कुछ भी शेप और साइज बदलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L, J बराबर हो जाएगा I अपॉन E, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R इक्वल टू निकल के आ जाएगा रो इनटू L अपॉन एरिया, ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, चाहे ऐसे लिखिए या रो इक्वल टू लिखना होगा तो R इनटू A अपॉन L, ये डाल दीजिए, ये आ जाएगा RA अपॉन L। तो यहाँ पर ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रचलित फार्मूला है, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन एरिया, यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ से ये अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल होगा तो ओम इनटू मीटर, इसकी यूनिट जो आ जाएगी ओम इनटू मीटर। यूनिट को अच्छे से ध्यान रखिए, इस बार डायमेंशन फार्मूले के आने के चांसेस कम है, यूनिट के आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यूनिट है, एरर है, मेजरमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ये आ गया। इसका इसमें एक टर्म होता है, आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा जैसे ये यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टिविटी है, तो जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर से वेरी करता है वैसे रेजिस्टिविटी भी वेरी करेगी। रो टी इक्वल टू रो नॉट, बस आर की जगह रो लगा दो, इससे पहले आर लिखा था ना, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा टेम्परेचर के साथ। कंडक्टिविटी सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। ये कंडक्टिविटी आ गया। ठीक, यहाँ पर जो है रो इक्वल टू, यहाँ पर रो इक्वल टू है, यहाँ पर जैसे E अपॉन J है, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें 1 अपॉन रो कर दें, तो 1 अपॉन रो कर देंगे तो ये हो जाएगा J अपॉन E हो जाएगा, 1 अपॉन रो सिग्मा होता है तो ये हो जाएगा J अपॉन E के बराबर आ जाएगा, यानी करंट डेंसिटी बराबर हो जाएगा सिग्मा इनटू E के बराबर हो जाएगा। E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी और सिग्मा में ये रिलेशन आएगा, J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू E के बराबर हो जाएगा, जहां सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक, तो रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, तो RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, जहां की टेम्परेचर ओम्स ने बताया था कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं था तो उसके हिसाब से बदल रहा था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब रेजिस्टेंस फिजिकल डायमेंशन भी ओम ने बताया कि कांस्टेंट रहना चाहिए, और फिजिकल डायमेंशन अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू L अपॉन एरिया है, ये कांस्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ तो उसकी जितनी लेंथ होगी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, यानी लेंथ इनटू कांस्टेंट लगा दो तो वो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। अगर कोई किसी वायर के इफ लेंथ ऑफ वायर increased n times then रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा उसका R इक्वल टू हो जाएगा या R डैश इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर इनटू R।
अगर रेजिस्टेंस आप 2 गुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस पहले कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस। 3 टाइम्स कर देंगे वायर की लेंथ, वायर कैसे खींच दो 3 टाइम्स तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस, जितना टाइम्स करोगे उसका स्क्वायर कर दो, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये फर्क पड़ जाएगा। इफ आप मान लेते हैं इफ लेंथ नहीं, इफ इसका रेडियस, इफ एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर इसको चेंज कर दिया है, इफ एरिया ऑफ कंडक्टर चेंज देन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, देन रेजिस्टेंस ये इक्वल टू आ जाएगा रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a स्क्वायर आएगा। ठीक, अगर एरिया उसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, 1/4 टाइम्स। अगर उसका एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको R बता दिया यहाँ पर ये इतना। ये अगर इसको एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर रखते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई R स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1/r की पावर 4 हो जाएगा। यानी किसी वायर का रेजिस्टेंस, किसी वायर के रेडियस अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, उसका रेजिस्टेंस पहले का 1/16 टाइम्स हो जाएगा। और किसी वायर की रेडियस हाफ कर दिया जाए, हाफ, तो यहाँ पर 1/2 यानी 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, उसका रेजिस्टेंस पहले का 16 टाइम्स हो जाएगा। रेडियस हाफ करोगे रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ जाएगा, रेडियस डबल करोगे रेजिस्टेंस 1/16 टाइम हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके साथ कैसे वेरी करेगा, ये आपको बता दिया, इसका वेरिएशन बता दिया कि इस पे प्रॉब्लम्स डायरेक्ट भी आपको मिल सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेडियस से बता दिया और इससे बता दिया। अब इसके बाद देखिए बाकी है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की जो है कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखिए कोई कंडक्टर होगा, अगर किसी कंडक्टर में अगर हम रेजिस्टेंस, अच्छा कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखिए, एक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल 3 टाइप का होगा। आपका एक हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सेमीकंडक्टर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, तीसरे नंबर पर हो जाएगा इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर हो जाएगा, चौथे नंबर पर हो जाएगा एक आता है सुपर कंडक्टर। मेन मुझे जो बताना है आपको सुपर कंडक्टर बताना है, बाकी आप सब जानते हैं। देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर जिसमें करंट कंडक्ट हो सकती है। कंडक्टर कहलाएगा जितने मेटल्स हैं आपके, जितने मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर जो है करंट पास होती है। तो यहाँ पर रो और इधर टेम्परेचर ले लेते हैं। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से ये ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से ग्राफ ये ऐसे आता है, और रो और टी के बीच में ग्राफ, ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। एकदम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता ये, ठीक है, ओरिजिन वाली लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन केवल, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्यों, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी होता है, उसके एक फार्मूला और। बहरहाल ये आपके लिए आ गया। सेमीकंडक्टर का अगर देखेंगे, सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं जिसके अंदर करंट इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो कहलाता है सेमीकंडक्टर कहलाता है। इधर रो ले लें, इधर टी ले लें, यहाँ पर जो है ये ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये इस तरीके से जो है ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से रहता है, ये सेमीकंडक्टर ग्राफ आ गया। सेमीकंडक्टर के बाद इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर करंट पास चल ही नहीं सकते, करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ भी बढ़ाओ। जैसे ग्लास है, ग्लास वगैरह है, इसके अंदर करंट नहीं पास हो सकती। ठीक है, और आपका कूड है, कोई भी चीज होगा ये सब इंसुलेटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो उसके बाद जो है उसके बाद सुपर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ये एट वेरी लो टेम्परेचर पर, एट वेरी, ध्यान रखिएगा यहाँ, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एट वेरी लो टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिकम्स एग्जैक्टली जीरो। रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो, ये कहलाएगा सुपर कंडक्टर कहलाएगा। जैसे होता है मरकरी है, मरकरी का 4.2 केल्विन पर, अब 4.2 केल्विन अगर इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालोगे तो माइनस में बहुत चला जाएगा। तो एट वेरी लो टेम्परेचर पर, एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ certain substance becomes exactly zero, such type of substance are called, ये कहलाएगा सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तुमको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। इसका ग्राफ अगर रो और टी के बीच में देखिएगा, रो इधर है और ये, तो यहाँ पर ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ये बता दिए, कंडक्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बता दिए, जिसमें कंडक्टर के ये इसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए
अब देखिए हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे रटते भी रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे मेन चीजें तो उसको रट लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और काम की हैं वो उनके जहन में नहीं रहता है या कहीं बुक्स में भी नहीं मिलता। तो जैसे सीरीज और पैरेलल, तो सीरीज और पैरेलल में हर बच्चा जानता है कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में सीधा सीधा जोड़ दो, और पैरेलल में 1/r = 1/r, तो ये बात तो सही है, इतनी कॉमन चीज है। तो इतनी कॉमन चीज के लिए हम आपको ये रिवीजन ले भी नहीं रहे हैं, हम आपको रिवीजन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में ऐसा रिवाइज हो जाए कि अगर क्वेश्चंस आए तो जान नहीं पाए। अब जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है, इसके अंदर अगर हम यहाँ से करंट पास करेंगे, ये R है, ये V, इसके अंदर करंट अगर पास कर दिया जाएगा, P = आ जाएगा V × I, पावर कितना हो जाएगा V × I, P = कितना हो जाएगा V = I × R डाल देंगे तो I² × R। करंट सीरीज में करंट सेम होता है तो इसको सीरीज में यूज करते हैं। यहाँ पर I = V/R डाल दें तो ये हो जाएगा V²/R। इसको पैरेलल में यूज करते हैं, ये पैरेलल में ये फार्मूला यूज होता है, ठीक, ये आप अपना ध्यान रखिएगा। ये P = VIP, बड़ा VIP फार्मूला है, P = I²R, P = V²/R, ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल में ये पावर के फार्मूले यूज किए जाएंगे, ध्यान रहे आपको। अब हम आपको आगे बताने क्या चल रहे हैं, हम आपको बताने ये चल रहे हैं कि अगर जैसे मान लो सीरीज के अंदर है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना, ऐसे भी हम आपको इस तरह एक रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, रेजिस्टेंस कैसे सीरीज और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, ये आपको मालूम है। सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें सेम रहती हैं, आपको पता है। सीरीज अगर होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सबसे पहले सीरीज, तो इसमें नंबर 1 करंट सेम रहती है, करंट सेम रहेगा। सेकंड नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा ये। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक, R3, ये आ गया। यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर ये R1 R2 R3, इसमें जो करंट यहाँ से निकले, करंट का सब जगह सेम, वही इसमें है कि वही इसमें, वही इसमें होते हुए इधर आ जाएगा। पोटेंशियल जब जगह डिफरेंट V1 V2 V3, ठीक। देखिए इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला पॉइंट आपको मालूम है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये कोई नई चीज नहीं है, हर बच्चे को पता होगा, ठीक। दूसरे नंबर पे जो है, अगर if there are n identical resistances, तो अगर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे R + R + R, यानी R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा n × R निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये if there are n identical resistance हो गया, V = I × R होता है, मैंने आपको बताया V = I × R, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर I जो है ये कांस्टेंट रहेगा हर एक में, यानी V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा। यानी हम V1 V2 V3 में रेशियो निकालेंगे, V1 V2 रेशियो V3, ये क्या आएगा डायरेक्ट रेशियो में आएगा R1:R2 R3। ये मैंने कैपेसिटर में आपको बताया था डायरेक्ट रेशियो कैसे होता है, फिर से फिलहाल यहाँ बता दूंगा। उसके बाद जो है अभी आगे बता रहा हूँ, पहले सारे पॉइंट्स देख लीजिए। ये V1 V2 रेशियो V3, ये इतना आ जाएगा। अच्छा, अब हमको अगर जो है ये R = अगर हमारे पास निकल गया है R = R1 + R2 + R3, ये इतना है। इसमें अगर हम V² से डिवाइड कर देंगे, इसमें पावर जो हो जाएगा यहाँ पर V² से, तो VR/V², तो V²/RT हो जाएगा। तो इसमें पावर 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। अगर मान लो 1 10 20 30 40 50 वाट के सब बल्ब सीरीज में लगा दिया जाए, तो बोले कौन सा उनकी नेट पावर कितना होगा, तो नेट पावर निकालने के लिए 1/P1 + 1/P2 + 1/P3, 1/P निकल के आएगा। रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R1 + R2 + R3, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अगर सबसे जितने भी ये इसमें एप्लायंसेस हैं फॉर सेम हीट लॉस, अगर सबसे सेम हीट लॉस लेना हो फॉर सेम हीट लॉस, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम अगर निकालेंगे, टाइम इसका P = W/T, T ऊपर चला जाएगा और W सबके लिए बराबर है सेम हीट लॉस, तो T हो जाएगा T1 + T2 + T3, ये इतना आ जाएगा। ये टाइम लगता है सीरीज में जो टाइम आएगा T = T1। ऐसे याद रखो, रेजिस्टेंस R = R1 + R2 + R3, पावर लेंगे उसका उल्टा कर लो, 1/P = 1/P1 + 1/P2 + 1/P3, टाइम लेंगे तो फिर इसका उल्टा कर दो, T = T1 + T2 + T3, ये टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि इसमें ये डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पोटेंशियल निकालना, देखिए डायरेक्ट रेशियो में जा रहा है, तो V1 निकालना होगा, यही वाला पोटेंशियल वहां जाएगा, तो पहले मेन पोटेंशियल लिखिए, कहाँ निकालना R1 पे, तो R1 लिखिए, नीचे R1 + R2 + R3, ये जितने भी हो 1 2 हो 3 हो। V2 निकालना हो, मेन पोटेंशियल
इनटू जिसके क्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस, नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इतना आ जाएगा। फिर V3 ये हो जाएगा मेन पोटेंशियल इनटू R3 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ये मैंने आपको सीरीज के रिगार्डिंग बता दी कि सीरीज की चीजें में, सीरीज में इतनी चीजें आती हैं। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी यही चीजें आएंगी। अब पैरेलल में क्या सेम रहेगा, जो अभी हमने इसमें बताया करंट सेम रहता है सीरीज में, तो इसमें करंट नहीं सेम रहेगा, उसमें करंट सेम नहीं रहेगा, उसमें करंट डिफरेंट रहेगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंट था तो उसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, उल्टा कर दीजिए उसका। ठीक, सारे रिजल्ट भी उल्टा कर दिए, जहां सीधा सीधा ऐड है उसको आप उल्टा ऐड कर दिए इनवर्स लगा करके। ठीक, तो देखिए जैसे पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा। अब यहां देखिए जैसे ये है पैरेलल में, ये पैरेलल में R1 R2 R3 ये है। यहाँ मेन पोटेंशियल करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ देखिए पैरेलल की पहचान होती है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और बैटरी के प्लस से जितनी करंट निकलती है, कोई भी सर्किट होगा हमेशा माइनस पे उतनी ही आएगी। यहाँ से आई करंट 3 रास्ते से डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर यहाँ मिल गई, फिर पूरी करंट उससे उतने चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है पहला चीज इसमें करंट डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट। ठीक, सेम क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, ये सेम निकल के आएगा, पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, ये इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इतना आ जाएगा। ये पहला पार्ट है। ठीक, दूसरा इफ देयर आर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस होंगे तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, R/n हो जाएगा, R/n 1 प्लस R प्लस n/R आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/n के बराबर आ जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर हमने आपको बताया V = I × R, इसमें V कांस्टेंट होगा, I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/R, ये इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये रेशियो हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2। इसमें करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इनवर्स रेशियो में जाएगी। इससे पहले वाले में पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सीरीज में डायरेक्ट रेशियो में गया। ठीक, इसके बाद इसमें पावर जो हो जाएगा P = P1 + P2 + P3, इसका उल्टा कर दीजिएगा, मैंने बताया। फिर टाइम जो लगेगा T1 प्लस ये टाइम जो लग जाएगा 1/T, ये इक्वल हो जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3। ठीक, अगर दो रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल में हैं, ये इस तरीके से, ये अगर इस तरीके से ये पैरेलल में है, यहाँ पर ये R1 ये R2, यहाँ पे करंट आ रही है I, इसके अंदर I1 इसके अंदर I2, तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 × R2/R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस का। ठीक, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। और दूसरे नंबर पे अगर हमको करंट निकालना होगा तो ये मेन करंट यही आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अगर इसमें इनवर्स रेशियो में जाएगा तो मेन करंट निकालना इसमें है तो रेजिस्टेंस उल्टा वाला लिया जाएगा, R2 अपॉन नीचे दोनों का सम आ जाएगा R1 प्लस R2। फिर नीचे वाले में अगर करंट निकालना तो मेन करंट इसमें करंट निकालना तो रेजिस्टेंस ये वाला लिया जाएगा, R1 अपॉन हो जाएगा R1 प्लस R2, ये इतना निकल के आ जाएगा। इस तरीके से करंट इसमें निकाला जाएगा। ये मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया। ठीक, अब अगर मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर जैसे दो बल्ब हैं, दो बल्ब है, 25 वाट का, 100 वाट का या 60 वाट का, इसमें पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए कोई भी बल्ब आप खरीदने जाएंगे, जब भी उसके ऊपर जो रेटेड वोल्टेज होता होगा, चाहे आप 10 वोल्ट का लो या 10 वाट का लो या 50 वाट का लो या 100 वाट का, उसके ऊपर वोल्टेज सेम लिखा रहता है, 220 वोल्ट लिखा रहेगा, 230 वोल्ट लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा, पावर लिखा रहेगा और वोल्टेज आप नोटिस करिए कभी भी वोल्टेज बराबर लिखा रहता है। ठीक, तो आप जैसे अगर मान लो एक 2 बल्ब्स हैं, 2 बल्ब्स ले लेते हैं, समझ आने के लिए आपको 60 वाट का एंड 100 वाट का दो बल्ब ले लेते हैं। ये 100 वाट का, ये हमारे पास 60 वाट का बल्ब है और ये आपका 100 वाट का बल्ब है। ये 100 वाट, ये 60 वाट, इसके ऊपर लिखा रहेगा 220 वोल्ट, इसके ऊपर भी लिखा रहेगा 220 वोल्ट। जब भी आप बल्ब लीजिएगा देखिएगा, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। यानी मैक्सिमम करंट कितना लेगा, P = V × I, इससे आप करंट निकाल सकते हैं मैक्सिमम कितना लेगा। इसका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं,
E इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान पी। वोल्टेज 220 इस पे लिखा है, 220 इस पे लिखा है, इसका पावर 60 वाट है, उसका पावर 100 वाट है। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पावर किसका कम है? 60 वाट का, तो यानी R60, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इससे ज्यादा हो जाएगा, R100 से ज्यादा होगा। 60 वाट और 100 वाट में से दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी वाटेज कम होगी, जिसकी वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ऐसे कोई जरूरी नहीं 60 वाट 100 वाट हो, 25 वाट भी हो सकता है, 100 वाट भी हो सकता है। तो ये R60 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? R100 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज नंबर पे, अब इनको सीरीज में अगर जोड़ा जाए कौन ज्यादा ग्लो करेगा? ये हो जाएगा व्हेन, ये हो जाएगा व्हेन 60 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा? विच वन ग्लो मोर? विच वन ग्लो मोर? तो देखिए कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? 60 वाट का। 60 वाट का बल्ब मोर ग्लो करेगा। 60 वाट बल्ब ये क्या हो जाएगा? जिसकी वाटेज जितना कम रहेगी उतना ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इनको आप जब सीरीज में जोड़ दोगे ना, तो अब हम ये निकालेंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर, किसकी पावर लॉस ज्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर लॉस ज्यादा होगा। इसका सबको दोनों बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाएगा ऐसे, ये 60 वाट का, ये 100 वाट का, ठीक है, तो ये वाला बल्ब सब ज्यादा ग्लो करेगा। अगर कोई सीरीज लगी हुई है, ढेर सारे बल्ब लगे हैं, 10 वाट के, मान लीजिए 100 बल्ब लगा दिए, अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो कोई नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में करंट ब्रेक हो जाएगी। तो सब सीरीज में लगे हुए हैं, वही करंट सब में जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर व्हेन ये हो जाएगा 60 वाट एंड 100 वाट bulbs are connected in parallel, तो कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा, तो 100 वाट बल्ब ग्लो मोर। क्योंकि आपने देखा होगा घरों में वायरिंग होती है, ये पैरेलल में होती है, घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है। जितनी ज्यादा वाटेज लगाते हो उतना ज्यादा रोशनी देता है। आप 10 वाट लगाओगे कम रोशनी देगा, 50 वाट लगाओगे और ज्यादा देगा, 100 वाट का बल्ब लगाओगे और ज्यादा देगा। यानी पैरेलल में जिसकी वाटेज ज्यादा होती है वो ज्यादा ग्लो करता है, और सीरीज में जिसकी वाटेज कम होती है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक, तो पैरेलल में ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे दो बल्ब ले लिया, यहाँ पर हमने ये ऐसे लगा दिया, ये 60 वाट ये है और ये 100 वाट का बल्ब ये वाला ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक, अब सवाल ये होता है कि 60 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका फिलामेंट कौन ज्यादा ये होगा, मोटा होगा, कौन ज्यादा पतला होगा, किसकी थिकनेस ज्यादा होगी? यहाँ पर देखिए थिकनेस ऑफ फिलामेंट लेते हैं। थिकनेस ऑफ फिलामेंट में देखिए, यहाँ पर थिकनेस ऑफ फिलामेंट में ये है कि अगर यहाँ पर थिकनेस, अभी हमने आपको बताया कि एक ये 60 वाट का बल्ब है, ठीक, एक ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर R60 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? R100 आ जाएगा। जिसकी वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस R इक्वल होता है रो इनटू L अपान एरिया। हमें उसकी मोटाई देखें, जैसे ये मार्कर है, इसकी मोटाई, यानी ये अगर ज्यादा मोटा होगा तो इसकी वाली रेडियस ज्यादा होगी, यानी इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा? ये ज्यादा आ जाएगा, R ये आ जाएगा, A इक्वल हो जाएगा रो इनटू L अपान R। तो R60 ग्रेटर देन R100 है, यहाँ पर R60 ग्रेटर देन R100 है। जिसका ये R ज्यादा होगा उसका एरिया कम होगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा A60 लेस देन A100, यानी आप ये कह सकते हैं और A100 ग्रेटर देन A60, यानी किसका एरिया ज्यादा होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया 100 वाट बल्ब का। जिसका ये एरिया ज्यादा होगा, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये एरिया ज्यादा तभी होगा जब इसकी रेडियस ज्यादा हो, यानी मोटा ज्यादा हो, यानी हो जाएगा फिलामेंट ऑफ 100 वाट बल्ब इज मोर थिकर देन 60 वाट बल्ब। यानी आप ये सिंपल से बात जान लीजिए कि जिसका जितना ज्यादा वाटेज होगा उसका फिलामेंट उतना ज्यादा वो होगा, क्या कहते हैं, थिक होगा।
ठीक, इसके बाद देखिए अब ये फिलामेंट जो होता है ये किस मटेरियल का बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये फिलामेंट जो हो जाएगा, फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है? ऐसे कुछ मटेरियल देखें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होगा, टंगस्टन का। इसका क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये हाई, जल्दी पिघलने ना पाए, जल्दी पिघल जाएगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना, लो रेजिस्टिविटी, यही सब चीजें इसमें पूछता है। ये टंगस्टन का हो गया फिलामेंट। फिलामेंट इसके बाद जो है कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे ये आपका हीटिंग डिवाइसेज है, हीटिंग डिवाइसेज में जैसे आपका क्या हो जाएगा? हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है, ब्रेड सेकने वाली मशीन जो होती है, टोस्टर रोस्टर वगैरह, तो ये क्या होता है? ये जनरली नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का होगा। और इसमें क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको भी गर्मी बहुत ज्यादा देना ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं एकदम आपको ये पूरा याद रखना है। नाइक्रोम हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी। इसके बाद अपना एक टर्म आता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो होता है ये टिन लेड एलॉय का इसका बना होता है, ठीक है। इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी होता है, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, लो रेजिस्टिविटी। अब फ्यूज वायर कहाँ लगता है? जहां से आपके पोल से करंट आती है और आने के बाद जो मीटर होता है, मीटर के बाद घर के अंदर जहां से जाने लगे उसके पहले लगा देते हैं कि मान लो अगर कभी पोल से करंट बहुत ज्यादा आ जाएगी तो बजाय कि आपका टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल ये सब बस्ट हो, उससे पहले यही बस्ट हो जाए। ये बस्ट हो जाएगा तो इसका ये फ्यूज हो जाए तो इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखना पड़ेगा कि जरा सा अगर करंट बढ़े तो ये गल जाए, पिघल जाए, लो रेजिस्टिविटी। फ्यूज वायर जो होता है, ये फ्यूज वायर ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। फ्यूज वायर के अंदर जो करंट पास होती है और उसके रेडियस के क्यूब करंट के स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये r पावर 3/2, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है। इसके बाद जो है देखिए ये चीजें मैंने आपको बता दी। फिर अब देखिए, अब हम आते हैं इस पर सेल पर। सेल क्या होता है? इसके अंदर सेल आएगा। सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल का फंक्शन क्या होता है? सेल ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सेल का काम ये होता है। बैटरी क्या होता है? बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है, इज कॉल्ड बैटरी बोलते हैं इसको, बैटरी को। सेल सिंगल होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ये ऐसे इसका ईएमएफ लेते हैं, इसका ये जो बड़ी डंडी होती है पॉजिटिव होता है, छोटी डंडी जो होती है निगेटिव होता है। बड़ी डंडी जो पॉजिटिव होती है इसको एनोड बोलते हैं, छोटी डंडी जो निगेटिव होती है इसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर। तो हम जब भी कभी ऐसे लगाएंगे इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको ईएमएफ बोलते हैं। या अगर मान लीजिए दो लगा दिए यहाँ पर, इस तरीके से लगा दिया, ये ऐसे एक निगेटिव पॉजिटिव इधर आ जाएगा, छोटी डंडी निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये E1 ये E2। अब आप करंट अगर आपका इधर जा रहा है इस तरफ, तो आप करंट के डायरेक्शन में चलिए तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? हम इधर चल रहे हैं, इसके डायरेक्शन इधर है, ये हो जाएगा -E1। हम इधर जा रहे हैं, इसके डायरेक्शन ये E2, ये इतना आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से लग जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों की अगर डायरेक्शन हम इसी तरफ ले रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसे ले रहे हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये, और यहाँ पर ये ऐसे, अगर हम ऐसे करंट इधर जाए, ये भी इस तरफ, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव, करंट भी इस तरफ जा रहा है तो E इक्वल टू हो जाएगा, हम भी इस तरफ चल रहे हैं, E1 प्लस E2 के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों डायरेक्शन इधर होगा, हम इधर जाएंगे तो -E1 -E2 आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल, ई से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव फिक्स है, कोई एक बट नहीं है, ठीक है। ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ डिपेंड करता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ
इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा, यानी कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, सिल्वर का लिया, कॉपर का लिया, गोल्ड का लिया, किसका लिया, ठीक है। एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, बाकी उसके कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट का, और बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये और चीजों के ऊपर डिपेंड करे, ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब सेल जो होता है, सेल के अंदर मैंने आपको बताया ये दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक एनोड, एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इनके बीच में जो करंट फ्लो करती है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, उसको फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करती है उसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उसका नाम क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आपको बताया, जैसे ये कोई बर्तन लिया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड ये हैं हमारे, यहाँ पर ये ऐसे दो इलेक्ट्रोड ये ऐसे हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने यहाँ पर, ठीक। एक पॉजिटिव होगा, ये हमारा ये एनोड कहलाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये कैथोड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो करती है, यहाँ से यहाँ तक जो रुकावट पैदा होती है उसका नाम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन जो होगा इसका, जो भी ये लिक्विड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेंपरेचर बढ़ा दोगे ये सॉल्यूशन लूज हो जाएगा, तो ये आयंस बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, आसानी से रुकावट नहीं पैदा होगी, तो इसको बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इंडिपेंडेंट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी सेल में लगाया जाएगा, इसके बगल में, ये सेल के अंदर का होता है लेकिन इसको बगल में यहीं पर ऐसे लगा देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप चाहे इसको इधर लगाइए, इस साइड लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पहले देखिए। डिस्चार्जिंग ऑफ यानी कोई सेल अगर चार्ज होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब डिस्चार्ज करना बड़ा आसान है, कोई सेल बैटरी चार्ज कर दी है, ये सेल आपका बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्चार्ज कराना है तो डिस्चार्ज कराने के लिए सेल को चार्ज के लिए मोबाइल लगा दिए और उससे काम करना शुरू कर दिए, सेल उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई और सेल है उसको लगा दिए, बाजा बजाना चालू कर दिए, अपने आप को डिस्चार्ज होता रहेगा। तो ये है यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। यहाँ पर E सबसे ज्यादा होगा, E माइनस V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। E माइनस V बराबर I इंटू आर। E ज्यादा होगा, यहाँ पर वोल्टेज ये इस जगह पे। अगर मान लो ये तो डिस्चार्जिंग हो गया, डिस्चार्जिंग में करंट यहाँ से बाहर निकलेगी, करंट तो चार्ज है ना आपका सेल, तो अभी डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट निकल करके इधर आएगा। और चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा? चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल में हम लोग क्या काम करेंगे? सेल डिस्चार्ज हो चुका है, बाजा बजाते बजाते आपकी बैटरी खत्म हो गई, अब आप क्या काम करेंगे? यहाँ ले जाकर के प्लग में ऐसे, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ ले जाकर लगा देंगे, ये V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? E प्लस आई इंटू आर, इधर आ जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा E प्लस आई इंटू आर, ये E माइनस V बराबर आई इंटू आर। आप जैसे भी आपको लिखना हो उस तरीके से लिख दीजिए। इसमें E माइनस V बराबर आई इंटू आर, इसको अगर लिखना हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V माइनस E बराबर आई इंटू आर कर दीजिए, ये E माइनस V बराबर आई इंटू आर है, V माइनस E y इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। ये चार्जिंग ऑफ सेल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद इसमें एक ओपन सर्किट आता है। ओपन सर्किट उसको बोलते हैं जब सेल इस ये कैथोड और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफिनिटी होती है तो ओपन सर्किट कहलाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी है, ओपन सर्किट कहलाएगा। ओपन सर्किट इसको बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कहलाएगा जब ये है, ये सेल है, ठीक। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी इनफिनिटी कर दी है, ये E R, I इक्वल टू कितना हो जाएगा? E अपॉन यहाँ पर R प्लस R, तो ये हो जाएगा, ये इनफिनिटी आ जाएगा प्लस जीरो, यानी इसके अंदर करंट कितनी जाएगी? जीरो जाएगी। उसके बाद शॉर्ट सर्किट आएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या काम करेंगे? शॉर्ट सर्किट में इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या काम करते हैं? इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये सेल का और ये यहाँ पर R की वैल्यू जीरो कर दिए गए, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये इसमें I इक्वल टू ये पान R। कहीं भी अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना है, ये ऐसा रेजिस्टेंस इसको ऐसे जाके जोड़ दिए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब अगर करंट यहाँ से आ रही हो तो इसके अंदर करंट नहीं जाएगी, करंट जो जाएगी ऐसे निकल के चली जाएगी, यानी ये रेजिस्टेंस छोड़ दिया जाएगा, तो इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रेजिस्टेंस। ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आर, इस पे पावर ट्रांसफर करना है, यहाँ पे करंट चलेगी ये इतना, तो ये कितना निकल के आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 4R, ये V स्क्वायर इक्वल टू 4 स्मॉल r। ये तभी होता है जब इसमें r की वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये P मैक्सिमम आएगा, तो V स्क्वायर अपॉन 4R, और ये R और R इक्वल होता है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, यहाँ चाहे V लिखिए या E स्क्वायर अपॉन 4R लिख दीजिए, जो यहाँ पर ये आपका होगा, यहाँ पर E दे रखा है, E स्क्वायर अपॉन 4R लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ यहाँ पर पावर के बीच में और रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ ऐसे जाता है और ये ग्राफ ऐसे आ जाता है, यहाँ पर ये पावर जो है ये मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को अगर सीरीज में जोड़ा जाए, पैरेलल में जोड़ा जाए, मिक्स जोड़ा जाए तो क्या होगा, क्या कंडीशन निकल करके आती है। अब इसमें जो हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में यहाँ देखिए सेल के कॉम्बिनेशन में क्या काम करेंगे, ऐसे ढेर सारे सेल लीजिए, सबको सीरीज में ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक, ऐसे यहाँ पर ढेर सारे सेल लिए हमने, ऐसे जोड़ दिए, n सेल ले लिए, यहाँ पर ये जोड़ दिए, यहाँ पर एक्सटर्नल इतना सेल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करंट मिले, मकसद तो यही है ना, इतना सेल लगाने का मकसद क्या है कि सबके मैक्सिमम करंट हमको मिले, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आई ये आर है, इतना भैया एक सेल से काम नहीं चल रहा था, हमने n सेल ले लिए, कितना सेल ले लिया, n सेल, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू ई, सीरीज में सारे ईएमएफ जुड़ जाते हैं, n इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, ये तो ये इसका जनरल रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये मैक्सिमम कब होगा, इफेक्टिव कब होगा, जब एक सेल जितना लगा रहा था उससे जो करंट आ रही है, हम n सेल लगा रहे हैं n टाइम मिले, तो n टाइम मिलने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है इसको ये r ये हो जाएगा मच ग्रेटर देन nr हो जाएगा, तो nr टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू ई अपॉन r के बराबर हो जाएगा, तब ये n टाइम्स निकल के आएगा। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, r मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से बहुत ज्यादा होगा, इसको 0 कर देंगे तो n इंटू ई अपॉन r, ये e अपॉन r, ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, सिंगल एक सेल यानी n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल, तब इसका होगा। इसके लिए आपको मेन ये ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं सबका ईएमएफ अगर डिफरेंट हो, तो डिफरेंट ईएमएफ अगर होगा तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा ई आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा एनआर, सिग्मा एनआर तो रहेगा प्लस आर, ये इतना निकल के आ जाएगा। इसके पोलैरिटी वगैरह अगर चेंज कर देंगे, अब पोलैरिटी वगैरह अगर चेंज करके देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं एन सेल की पोलैरिटी, इफ ये हो जाएगा पोलैरिटी ऑफ एम सेल्स आर चेंज, अगर एम सेल की चेंज कर दे, एन टोटल है, अब करंट बचे कितना, करंट एम को उल्टा कर दिया तो सीधा वाला कितना बचेगा, एन माइनस एम इंटू ई, और इसको उल्टा कर दिया इतना एम इंटू ई डिवाइड बाई रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन आर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था ये हमने सीरीज को बता दिया। तो सीरीज के लिए मेन ध्यान रखिएगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सब पे देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इसमें ये एक सेल ये इसका इंटरनल, इसका दूसरा सेल ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे डॉट 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 लास्ट में एक सेल ये ले लिया, ये ऐसे, ठीक, इतने सेल लगा दिए, सबको लाकर पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में क्या होता है, हर एक का एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होगा, और इधर का सारा पॉइंट ये एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये इतना यहाँ पर ये ऐसे, और इनको जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना सेल क्यों लगा रहे हैं, करंट लेने के लिए, ताकि ज्यादा करंट मिल जाए। और ये सारे सेल आइडेंटिकल हैं, यहाँ पर ये आर आर आर,
अब ये सब जुड़ गए, एक लाइन से यहाँ से ये करंट भेजेगा, ये भेजेगा, सारी करंट यहाँ आएगी, यहाँ से होते हुए करंट इधर तरफ चली जाएगी। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा पैरेलल में E सेम रहता है अपॉन R बाई N हो जाएगा प्लस R के बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या होगा यहाँ पर, अब इसमें R मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, R अपॉन N। तो R मच ग्रेटर देन R अपॉन ये R बाई N यहाँ पर हो जाएगा R बाई N मच ग्रेटर देन R होगा, यानी R टाइम्स टू हम जीरो कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा फिर N इंटू E अपॉन R के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ये एक्सटर्नल से ज्यादा होना चाहिए, तब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा होगा। अगर मान लेते हैं कि पोलैरिटी चेंज कर देते हैं या सब डिफरेंट ईएमएफ के ले लेते हैं, E1 E2 E3 ऐसा भी हो सकता है ना, कोई जरूरत थोड़ी हम बराबर ही ले, कोई कहता हम सब डिफरेंट, तो फिर ये इफ ईएमएफ डिफरेंट हो, ईएमएफ डिफरेंट, तो ये किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। देन सर्किट ये हो जाएगा सॉल्व विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये आगे ईएमएफ, इसका आगे जो है तो किरचॉफ लॉ की हेल्प सॉल्व करेंगे। अगर मान लो अगर ऐसे हमको कुछ मिल जाए, दो सेल पैरेलल में लगे हों, दो सेल पैरेलल में लगे हों, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। जैसे एक सेल मान लेते हैं ये ऐसे, दूसरा सेल यहाँ पर ये है, ठीक। और यहाँ पर जो है अब हमको अगर यहाँ पर करंट इसका ये निकालना हो, यहाँ पर इस तरीके जोड़ दिया जाए, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया जाए, तो इससे कितनी करंट निकलेगी, ये E1 ये E2 ये R1 ये R2। यहाँ पर नेट ईएमएफ इसका कितना आ जाएगा, इसको एक सेल बना लिया है ये ऊपर वाले, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन R1, ठीक, प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन इसमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसे हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा फेवर में आ रहा है, ये अपोजिट में जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस E2 अपॉन R2, ठीक। और अगर ये वाला प्लस में आएगा तो ये नेट निकाल लीजिए, ईएमएफ निकाल लीजिए, ये है तरीका, ठीक है। E इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू E अपॉन R इंटू E अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जैसे इसमें है, इसमें अगर हम ऐसे चलेंगे यहाँ पे तो इधर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, इसका ईएमएफ इधर, तो इसमें क्या लग जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इतना होता है, लेकिन विद साइन रखना पड़ेगा E1। तो ऐसे इस वाले केस के लिए नेट E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल में नेट ईएमएफ निकालना हो पैरेलल में, तो नेट ईएमएफ इतना आ जाएगा, इतने का। अब इतने का ईएमएफ आएगा, फिर एक सर्किट बन जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R लगा दीजिए, इससे निकल करके आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसमें भी एक फार्मूला, उसमें देखिए सेल चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, मकसद क्या है, हर जगह मैक्सिमम करंट निकल करके आए। तो मैक्सिमम करंट वाली जो कंडीशन है उसके बाद आपको वही याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर ये सीरीज में लग गया, यहाँ पर ये इस तरीके सीरीज में लग गया, n सेल ले लिए मान लिए, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ये ले लिए ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे इधर हो गया यहाँ पर, और ये ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर ये ऐसे ले लिए, लास्ट में जो है एक लाइन ये ऐसे यहाँ पर, अब इसको ला करके ऐसे जोड़ दिए यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर ये सारे सेल को हमने इस तरीके से जोड़ दिए यहाँ पर ये। अब इतना लगाने के बाद, इतने सेल लगाने के बाद हमारा मकसद क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट जाए। ये ऐसे हमने n लाइन ले लिया, n सेल्स लिए एक लाइन में, ऐसे कितनी रोज हैं, m रोज हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, कितने रोज हो जाएंगे, m रोज हो जाएंगे, m लाइनें, एक लाइन में कितने सेल हैं, ये इतना। तो अगर इसमें करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू एक लाइन के ईएमएफ n इंटू ए, ऐसे m लाइन है सब पैरेलल में तो बराबर होगा, एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस n इंटू r, ये सब r है, यार एक लाइन का n आ जाए, ऐसे कितने लाइनें हैं, m लाइनें, r बाई n हो जाता है, आपको बताएं ना, यहाँ n r अपॉन m आ जाएगा, प्लस r ये इतना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, m n e अपॉन n r प्लस m r, ये जनरल फार्मूला। फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए ध्यान रखिएगा, m r
ये इक्वल टू कितना हो जाएगा एन आर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। प्रूफ अब देने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आ गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए इसके बाद अब जो हम लोग एक चीज इसमें आती है व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि मैं आपको कैपेसिटेंस में बता चुका हूँ। यहाँ भी देख लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे जो चीज आपको उसमें बताया था, क्या कहते हैं कैपेसिटेंस में, वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी है। इसमें भी 5 रेजिस्टेंस ले 4 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, 5 रेजिस्टेंस रहेंगे, 4 को पैरेललोग्राम की साइड्स में अरेंज कर लेंगे, ठीक, और 5वें को किसी जो पैरेललोग्राम के एक डायगोनल के क्रॉस, चाहे 5वां रेजिस्टेंस ले लीजिए या गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, ये रियोस्टेट। और अगर करंट वेरी करानी हो, करंट एसी में, ये इसमें डीसी में जो करंट वेरी कराते हैं, डीसी में रियोस्टेट से वेरी कराएंगे, ठीक, और एसी में जो वेरी कराते हैं वहां चोक कॉइल लेते हैं, ये इतना है यहाँ से। अब ये 5 रेजिस्टेंसेज हो गए। ये गैल्वेनोमीटर है, चाहे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कह लीजिए, जी लिख दीजिए, या इसको R5 लिख देते हैं। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये रेशियो साइड्स कहलाती हैं, ए बी सी डी। ए बी और बी सी रेशियो साइड्स कहलाएंगी। ए डी नोन साइड कहलाएगा, डी सी अननोन साइड कहलाएगा। तो अगर ब्रिज की कंडीशन जो होती है, कंडीशन ऑफ ब्रिज, तो कंडीशन ऑफ ब्रिज हो जाएगा रेशियो साइड के रेशियो R1/R2, ये इक्वल टू हो जाएगा नोन अपॉन अननोन R3/R4, या इसको चाहे इधर ले लिए R1/R3, ये इक्वल टू हो जाएगा R2/R4, R1 इसको ऐसे कर दिया, बजाय इसका और इसका रेशियो लेने के इसका और इसका ले लिया R1/R3, ये इक्वल टू R2/R4। अगर ये रेशियो बराबर आ जाए, ये रेशियो बराबर आ गया, यानी R1/R3 इक्वल टू हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर रेशियो बराबर आ गए तो इसके अंदर कोई करंट नहीं रहेगी, इसके अंदर कोई करंट नहीं पास होगी। देन ये हो जाएगा नो करंट इन गैल्वेनोमीटर और R5, ठीक। तो ये हो जाएगा इट मींस पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर एट सेम पोटेंशियल, ये दोनों किसको हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। नाउ ये हो जाएगा R1 है, जो करंट यहाँ आएगी वो ऐसे इधर चले जाएंगे, R1 and R2 आर इन सीरीज, R3 एंड R4, जो करंट यहाँ आएगी वो इधर चले, इसमें जाने नहीं है करंट, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, बोथ आर इन पैरेलल, दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। दोनों जो है ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, फिर जो आएगा पैरेलल में, ये इनइफेक्टिव रहेगा। ये अपना व्हीट स्टोन ब्रिज है। ब्रिज बनने की कंडीशन रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं किरचॉफ लॉ। वैसे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और दूसरे नंबर पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिमेट्री भी है, और सीरीज पैरेलल मैंने आपको बता ही दिया। पैरेलल फिलहाल अभी इतना ही आना है, और वरना डेल्टा स्टार मेथड भी है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं आपको इतना, जितना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ पर आप किरचॉफ लॉ, किरचॉफ पे क्या कहना, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ पे ये कहना है कि देखिए फर्स्ट लॉ तो बोलते हैं, और नोड लॉ भी बोलते हैं इसको, नोड लॉ या जंक्शन लॉ। इसमें इनका कहना है कि एक किसी पॉइंट पर करंट का इनकमिंग और आउटगोइंग का सम बराबर होता है। इनकमिंग आउटगोइंग का ये सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर I1 I3, यहाँ पर I2 लिख देते हैं, ठीक। तो सिग्मा I इक्वल टू 0, सिग्मा I इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू 0। एक तो ये स्टेटमेंट है, या आप सीधा सीधा याद रखिए, इनकमिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट्स ये इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स बजाय इसको लिखने के आप ऐसे लिखें, इनकमिंग
करंट्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स के बराबर हो जाएगा। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, देखिए I1 इनकमिंग करंट है, ठीक है। और उसके बाद I1 के बाद ये आउटगोइंग I6 I7 I8 ये इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग I2 आउटगोइंग I3 आउटगोइंग I4 आउटगोइंग I5 ये आउटगोइंग करंट है। किसी जंक्शन कहते हैं उसको है जहां से कोई ऐसा पॉइंट जहां से चीजें डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही हो जा रही हो, खाली करंट ही नहीं कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए लाइफ में भी जंक्शन यूज किया जाता है। ये जंक्शन है, ये स्टेशन कहते हैं सिर्फ वहां रुक करके आगे बढ़ जाना, जंक्शन कहते हैं वहां से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक। किसी भी डायरेक्शन में कोई चीज जाए और आए, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहते हैं, सेकंड लॉ लूप लॉ कहलाएगा, या जो है अपना ये सेकंड लॉ लूप लॉ या एमएस लॉ, ये किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं केवीएल भी बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ भी बोलते हैं, या एमएस लॉ भी कहलाएगा। इनका ये कहना है सिग्मा आई इंटू आर, किसी भी लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम, किसी भी लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम, ये इक्वल टू होगा उस लूप में लगे हुए जितने भी ईएमएफ या वोल्टेजेस होंगे उनके सम के बराबर होगा। किसी भी लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम उस लूप में लगे हुए नेट वोल्टेजेस या नेट ईएमएफ के सम के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये एक रेजिस्टेंस ये हमने आपको इसके सबके डायरेक्शन वगैरह बता रखा है, ठीक। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ पर R1 R2 R, ये E1, ठीक, ये E2, इधर की डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए, इसके फिक्स रहती है। अब उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। करंट चाहे एक सेल से चलाओ, दोनों से चलाओ, जिससे मर्जी वैसे चलाइए, चाहे किसी एक से चलाओ या दोनों से। तो यहाँ जैसे ये हो जाएगा, अब इसमें डायरेक्शन मान लेते हैं, करंट हमने यहाँ भी चला दिए, यहाँ भी चला दिए, अब इसमें करंट आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर होते हुए करंट यहाँ पे आएगी, फिर ये इधर चले जाएगी, इधर चले जाएगी। यहाँ कोई भी लूप लेंगे, अच्छा अगर करंट जब भी ऐसे पास होती है, ये करंट इधर जा रही है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ती है इसका पोटेंशियल गिरता चला जाता है, यानी यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा और आगे और कम होगा, यानी VA ग्रेटर देन ये होगा VB, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे ये लूप ले रही है, लूप में करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखिए, तो इस पॉइंट पे जंक्शन लग जाएगा, करंट इधर आ रही है, ये करंट इधर आ रही है, ये करंट दूर जा रही है, यानी यहाँ लिख सकते हैं I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ये दोनों करंट है I1 और I2 जंक्शन की तरफ आ रही है, टुवर्ड जंक्शन, ये I3 जंक्शन से दूर जा रही है, फर्स्ट लग गया पहला इक्वेशन। फिर अब किसी भी लूप में हम चले, जो भी लूप ले लिए, जैसे ये लूप ले लिए, मान लेते हैं ये वाला पहला लूप, यहाँ से चलना शुरू किया इस जगह से, ठीक। ये वाले हम यहाँ से चल रहे हैं, अगर ऐसे आ रहे हैं, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, हमारे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में हम इधर जा रहे हैं, ये करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निगेटिव लिया जाएगा, हम इधर चल रहे हैं, ठीक। इसी लूप में हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इसी तरफ चल रही है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1 पॉजिटिव ले जाएगा। हम अभी इस तरफ इधर जा रहे हैं, ईएमएफ की डायरेक्शन इधर लगी है, तो -E2, हम ऐसे चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हमारे चलने की फेवर में करंट, तो ये E1, ये किरचॉफ लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक। किरचॉफ लॉ के बाद जो है, अब रियोस्टेट मैंने बता ही दिया, करंट कंट्रोलर पर काम करता है। और अब इसके बाद जो है देखिए, अब इसमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेमीटर को हम कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में, इसमें कुछ अप्लायंसेज है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप की चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की तरफ हम लोग आ जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ, ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करें, फर्स्ट ये एमीटर में, तो देखिए गैल्वेमीटर है, ये एमीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें एक शंट लगा दिया जाएगा लो रेजिस्टेंस का, ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ये डिवाइस करंट मेजर करते हैं, इसमें शंट लो रेजिस्टेंस शंट इसको बोलते हैं। शंट क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, देखिए I बराबर होता है V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। हमें करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, R की वैल्यू जितनी कम होगी I बढ़ जाएगा। R तो एक तो
लो रेजिस्टेंस ही ले रहे हैं, शंट जो है लो रेजिस्टेंस, तो उससे दूसरे नंबर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कम आ जाता है ताकि करंट की एक्यूरेसी बढ़ जाए, इसलिए पैरेलल में। तो आई, अब हमको इसमें IG चाहिए, IG, और इसमें हमें इसके अंदर करंट जाएगी IS जाएगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ सीरीज और पैरेलल, जब भी करंट को डिवाइड करना होगा पैरेलल में लगे होंगे, मेन करंट इसमें निकालना है उल्टा रेजिस्टेंस, इसमें निकालना है रेजिस्टेंस नीचे वाला लेंगे, नीचे दोनों का सम, ये आ जाएगा गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गैलोमीटर को अगर जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर में, ये गैलोमीटर है। ठीक, वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, वोल्टेज मेजर करेगा, ये इतना, जैसे ये पूरा एमीटर बन गया। अब V बराबर क्या होगा, I into R होता है। वोल्टेज हमें ज्यादा ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसमें जो हो जाएगा रेजिस्टेंस जो लिया जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या लिया जाएगा, हाई रेजिस्टेंस लिया जाएगा, उसमें लो रेजिस्टेंस लिया गया, इसमें हाई रेजिस्टेंस लिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी R+G, और सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे भी ज्यादा आती है R1+R2 में। तो ये इतना आइडियल वोल्टमीटर के लिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए आइडियल वोल्ट। ये कन्वर्जन आप गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर बता दिए, एमीटर बता दिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, दो चीजें और रह गई हैं, ये भी देख लीजिए आप, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, इसमें एक मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया कि ऐसे ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर ये ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस और ये इस पे ऐसे लगा रहता है, यहाँ पर ये गैलोमीटर लगा देते हैं और यहाँ पर एक के क्रॉस सेल या बैटरी लगा देते हैं, एक डायगोनल के क्रॉस, ये इतना। तो इसी तरीके से मीटर ब्रिज जो होगा हमारा एक L टाइप के ऐसे स्ट्रिप रहती है यहाँ पे ऑप्टिक ये बेंच पे, और यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रिप रहेगी, फिर ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रिप ये ऐसे रहती है, फिर ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रिप ये ऐसे रहेगी, यहाँ पर ये ऐसे ला करके यहाँ पर इनको जो है ये जैसे ये इसका नाम हमने दिया था ABCD, वैसे A से C तक ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ये रेशियो साइड में मैंने आपको बताया था, 1 मीटर का ये वायर होता है, 1 मीटर का वायर, ये C। अब यहाँ पर जो है A से D के बीच में ये A है, ये पॉइंट हमारा D रहेगा। ठीक, इनके बीच में एक नोन रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस मालूम रहेगा यहाँ पर, ये इसमें रेजिस्टेंस कितना ओम का लगाया है, ये नोन साइड है, तो ये बताया था नोन साइड, यानी रेजिस्टेंस नोन साइड मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद जिसका हमें वो निकालना रहता है, ये C है, C से D के बीच में अननोन वायर रहता है, ये इसका जिसका रेजिस्टेंस निकालना रहेगा ये S हो जाएगा, इसको R ले लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए D और B के बीच में ये B पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, इनके बीच में गैलोमीटर लगाते हैं, गैलोमीटर, ये गैलोमीटर ले लिए, तो D पॉइंट ये गैलोमीटर लेते हैं, ये लगा देते हैं, और इससे नल पॉइंट सर्च कर लेते हैं, नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, नल पॉइंट मिलने का मतलब पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, करंट फिर इसके अंदर कोई नहीं पास होगी। ये हमारा मान लेते हैं L1 लेंथ पे है और ये इतना L2 लेंथ पे, L2, अब L2 क्या हो जाएगा, 100 - L हो जाएगा। मीटर ब्रिज है ना, 1 मीटर का वायर या 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इतना 1 मीटर। अगर ये L1 होगा, दूसरा वाला ये इतना, हमने आपको बताया इसका रेशियो R/L1। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 इक्वल हो जाएगा K × L1, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर R2 इक्वल हो जाएगा K × 100 - L, ये इतना आ जाएगा। इसका रेशियो R/, यहाँ पर ये हो जाएगा K × L1। ठीक, इधर हो जाएगा S/, ये हो जाएगा K × 100 - L1, K से K कैंसिल हो जाएगा। R हमें S निकालना है, S निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, R × 100 - L1 डिवाइडेड बाई L1, ये इतना निकल के आ जाएगा, S निकालना हो, R × 100 - L1 अपॉन L1। ये मीटर ब्रिज है, इसका एप्लीकेशन होता है नल पॉइंट वहां सर्च करते हैं जहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अंदर कोई करंट पास नहीं होगी। ठीक है, ये मीटर ब्रिज हो गया। मीटर ब्रिज के बाद हम लोग अब देखते हैं आगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से डिफरेंट सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है,
इसमें एक टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, और पोटेंशियोमीटर से जो है किसी सेल का ईएमएफ निकालते हैं या सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं या किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर में इसमें 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक का वायर होता है। ये वायर मान लेते हैं यहाँ 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक का वायर हो गई है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये सेल का ईएमएफ निकालना है, उसको ला करके यहाँ जोड़ देते हैं और जोड़ करके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये सेल है, बैटरी लगा देते हैं, सेल है बैटरी। अब ये एक सर्किट बनेगा आपका, ये सर्किट बनेगा, ये आर, ये ई। ठीक है, ये वी ले लेते हैं, वी। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस सेल का ईएमएफ कंप्लीट कैलकुलेट करना है, उसको ये सेल का ये इधर, इसका आर ये रहेगा, इसको गैल्वेनोमीटर से लेकर के यहाँ पर ला करके नल पॉइंट सर्च किया जाता है। नल पॉइंट मान लेते हैं, ये इस पे मिलेगा, इस जगह पर। तो इससे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम करेंगे आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए। अभी इसको आप हटा दीजिए। ठीक, मान लेते हैं इसको हटा दिए। हटाने के बाद ये हमको ये वायर का लेंथ दिया होगा, वायर का रेजिस्टेंस दिया होगा, वहां सर्किट से कनेक्ट कर दिए, वहां वोल्टेज दिया होगा, वहां रेजिस्टेंस दिया होगा, जितना भी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वहां पे रेजिस्टेंस के साथ पहले करंट निकालिए। करंट कैसे निकालेंगे, V अपान ये हो जाएगा स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया है तो, प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस हो। ना रेजिस्टेंस दिया होगा, नहीं दिया होगा तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कंसीडर कर लीजिए, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना मान लेंगे, रो मान लेंगे, और जितना लेंथ दिया होगा उतने लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये आ जाएगा, और रो। तो ये रेजिस्टेंस वायर का होगा, वायर का रेजिस्टेंस यहाँ रख दीजिए। वोल्टेज कितना बैटरी दे रखा है, वो वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे अगर वहां कुछ दिया है तो उससे पहले करंट निकाल लीजिए, कितनी करंट इस वायर के अंदर जाएगी, पहला काम ये। दूसरा काम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लीजिए इसका, वायर का, इसको पहले ही ले लीजिए। अगर कभी कभी वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता, लेंथ दिया रहता, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक, तीसरा काम करिए, अगर ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी दिया रहता, नहीं दिया हो तो रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ ले लीजिए, जितना रेजिस्टेंस दिया हो जितना लेंथ उसको लिख लीजिए। तीसरा काम करिए, अब इसको ले जाकर नल पॉइंट सर्च करिए। मान लेते हैं नल पॉइंट यहाँ मिल गया। नल पॉइंट मिलने के मतलब इसके अंदर कोई करंट ना पास हो, ये डिफ्लेक्शन सीधा ऐसे आ जाए, वो ढूंढना पड़ेगा। मान लेते हैं वो ये इस लेंथ में मिल गया, इस लेंथ में मिलने का मतलब ये इतना पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ये दोनों बराबर हो गए, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, जिससे कि गैल्वेनोमीटर आपको कुछ भी मेजर नहीं कर रहा है, जीरो बता रहा है। यानी ये AN VAN ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, E के बराबर आ जाएगा ये। अब ये पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, VAN, क्योंकि हमको निकालना है इसका EMF है, EMF निकल के आ जाएगा और ये पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए VAN बराबर हो जाएगा I इंटू इसके अंदर करंट पता है हमको, जितनी करंट जा रही है। अब यहाँ से इसका I इंटू R, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, I इंटू यहाँ पर मान लेते हैं R डैश। तो I इंटू R डैश कैसे निकालिएगा, रो इंटू L1, ये इतना L लेंथ है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको पता है, रो मान लिए, ये निकाल लिए। कितने लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए, L लेंथ का, रो इंटू L मल्टीप्लाई कर दिया तो V बराबर I इंटू R, ये इतना निकल के आ जाएगा। ये अब जो है चौथे नंबर पे क्या काम करेंगे, ये VAN इक्वल टू E कर दिए, यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू रो इंटू L, ये आ जाएगा। I की वैल्यू यहाँ हमने निकाल के रखा है R प्लस R, और इंटू रो इंटू L, ये इतना आएगा। तो ये सारा टर्म कांस्टेंट रहेगा, ये निकल के आ जाएगा। E प्रोपोर्शनल आ जाता है L, यानी E इक्वल टू आ जाएगा K इंटू L1। अगर ये E1, ये इतना निकल के आ जाएगा। ये E बराबर KL, अगर हमें कंपेयर करना होगा तो दो सेल लगा दिए, K इंटू L1। E2 बराबर हो जाएगा K इंटू L2, एक सेल यहाँ और लगा लीजिए। ठीक है, ये इतना आ जाएगा E1 अपान E2, ये इक्वल टू हो जाएगा L1 अपान L2। ये तो हमको सेल का ईएमएफ निकालना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R इंटू L1 अपान L2, ये हो जाएगा -1। यहाँ L1 क्या होगा, ग्रेटर देन L2। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन आपको एक हल्का रिवीजन दे दिया। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। निकालने का तरीका है इसका, जैसे आपको बताया। पहला काम करते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं, या तो ले लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट करिए, बाद में कैंसिल हो जाएगा। और यह दिया होगा कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, पूरी लेंथ इसका 1100 सेंटीमीटर या 11 मीटर है। ठीक है, उससे रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ दोनों लिख दीजिए तो ये अपने आप आ जाएगा। नहीं दिया है रेजिस्टेंस और लेंथ तो आप रो ले लीजिए, लेंथ दिया होगा, रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा।
फिर पहले इसको हटा करके ये एक सर्किट बना, सिंपल सर्किट जैसा होता है, इससे आप करंट निकालिए कि इसके अंदर करंट कितनी जाएगी। इसका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सीरीज में, अगर ये रेजिस्टेंस दिया है तो, और V ये इससे करंट निकालिए। फिर नल पॉइंट सर्च करिए। नल पॉइंट मतलब होगा इतना पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों इक्वल होंगे। ये पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वो मान लेते हैं L लेंथ में मिलता है, तो वो वाला पोटेंशियल हो जाएगा I × R डैश। तो ये इतना L लेंथ का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर रो है दिया है या आपने निकाल लिया, जितने लेंथ का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रेजिस्टेंस आ गया, लेंथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा I × R डैश, R डैश हो जाएगा रो × L, I यहाँ दिया हुआ है, इसको ला करके रख दिए। अब ये VAN आ जाएगा, VAN को E के बराबर कर दिए, जितना VA आया वही ये होगा, क्योंकि तभी नल पॉइंट मिलेगा, दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0, तभी करंट कुछ दिखाएगा नहीं यहाँ पर। और फिर ये सारा टर्म कांस्टेंट, ये K × L, जिसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला हूं तो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R हो गया। दो लेंथ मिलेंगे, अपने कंपेयर करना पड़ेगा, L1/L2 -1, तो R = कैपिटल R L1/L2 -1। देखिए इसमें मैंने आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया इसको पूरा कवर करने में, चैप्टर भी बड़ा था, कॉन्सेप्ट सारे थे, फिर भी काम के जनरल कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अभी और अगर जाते जैसे डेल्टा स्टार वगैरह और भी चीजें में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आपको इसको रिवाइज करने के लिए, बैठने के लिए, देखने के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ा होगा। और नहीं तो जब भी कभी आपको टाइम मिले तो उस टाइम पर बैठ करके इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपका 1 घंटे के अंदर ये पूरा, जितना भी वक्त लगाओ इतने घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका एज ए पूरा समरी आ जाएगा, तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और तो इससे जो है रिवीजन पूरे चैप्टर का हो जाएगा। और इसके बाद आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, जल्दी रिवाइज हो गया हो, कई सारे पॉइंट्स आपको काम मिले हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ताकि एग्जाम के कम से कम टाइम में और बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए अगले दिन जो है और देखिए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, आपका रिवीजन ऐसे कराते रहेंगे। आज इसको रिवाइज करा दिए।